सिनेमा छोड़ के। वो सारी कलाएं हमारे पास सभ्यता के विकास के दौर में पहले आ गई थी। तो जो अंतिम कला आएगी वो पिछली कलाओं का उपयोग करेगी, यानी वो उन सब का उपयोग करती है। यानी वो चित्रकला का भी उपयोग करते हैं। एक तो दौर ऐसा आया था यूरोपियन कविता में जब बिंब का निर्माण ही कविता था। कोई एक इमेज सुंदर क्रिएट कर देंगे तो वही कविता है। और आप देखेंगे मुक्तिबोध का नाम तो सभी ने सुना होगा। कि मुक्तिबोध की कविता तो इमेजेस से भरी हुई है, दृश्यों से भरी हुई है। दृश्यों के बारे में एक पंक्ति है अशोक वाजपेयी की कि दृश्य एक पर्दा है। अरे ये क्या कह रहे, हम तो समझे थे पर्दा हटाओगे तो दृश्य दिखेगा, वो तो कह रहे हैं दृश्य एक पर्दा है। लेकिन इस चुनाव में आपने देखा होगा कि दृश्य कितने तरह के पर्दे बना रहे हैं। और दृश्य फिजिकली भी एक पर्दा ही होता है। सामने पेड़ों की कतार है, वो एक दृश्य है, लेकिन उसके वो तो पर्दा बना हुआ है, पीछे का तो हमको दिख नहीं रहा ना। उसने अपने पीछे वाले दृश्य पर स्वयं प्रस्तुत होकर के एक पर्दा बनाया कि मुझे देखो मेरे पीछे क्या है, छोड़ तो पीछे जाके देखो। तो दृश्य पर्दा होता ही है, एक ऑब्वियस बात है। लेकिन एक पंक्ति कैसी आई जिसने चकित कर दिया हमें कि दृश्य एक पर्दा है। हम हर कविता अपने आप में एक इन्वेंशन होती है, बताऊंगा, शिल्प का एक आविष्कार। आप कोई कविता ले देखिए, वो किसी कविता की नकल नहीं मिलेगी आपको, और जो नकल में लिखी जाती है कविता वो पकड़ में आ जाती है। अगर आपने अच्छी कविताएं पढ़ी हैं और उन्हें आत्मसात किया हुआ है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये तो फला कविता की नकल पर लिखी हुई पंक्ति है। सत्यजीत राय ने पहली फिल्म बनाई पथेर पंचाली, और ग्रेट फिल्म मानी गई कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी गई। पहली बार नहीं बना दी। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने कहाँ सीखा? तो उन्होंने कहा मैंने डीसिका से सीखा। अब डीसिका तो इटालियन फिल्म मेकर हैं, बाइसिकल थीफ बनाई थी उन्होंने। उनका कहाँ आप इटली तो गए नहीं कभी, और डीसिका से मुलाकात आपके लिए हुई, सीखा कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि डीसिका की बाइसिकल थीफ मैंने 50 बार देखी। मुझे उसका एक एक कट, एक एक साउंड ट्रैक के साउंड, एक एक शॉट पता है। इतना मैंने देखा है उसको, और उससे मैंने सीख लिया कि फिल्म कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे सीखा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस कवि की, जो हमारे समकालीन अच्छे कवि कहे जाते हैं, उनमें से किस कवि की कौन सी कविता याद है, तो बताइए। कोई एक तो हाथ खड़ा करिए। कोई एक, किसी को कोई कविता याद है? कोई बहुत अच्छी कविता किसी को याद है? एक, कम से कम 20 में एक कविता। किसी रचनाकार, उस रचनाकार का नाम तो ध्यान नहीं मुझे, लेकिन मैंने चलते फिरते पढ़ा था। पहले मैं एक फूल थी, अब मैं कुत्सित समाज की सोच हूँ। नारी पर कविता थी। पहली मैं एक फूल थी और फिर अब मैं कुत्सित समाज का सोच बन गई हूँ। एक बात कही है, थोड़ी सी छोटी सी कविता, थोड़े से शब्दों में बहुत ज़्यादा कहने की कला है। ये कला है, और कला तो सीखना पड़ती है।
कला बिना सीखे तो आती नहीं है, ये भूल जाइए। वो आप कैसे सीखते हैं? जिन्होंने अच्छी कविताएं लिखी हैं उनको पढ़िए, और ऐसे मत पढ़िए कि एक बार पढ़ी हाँ अच्छी लगी, का सुनाइए क्या अच्छा लगा, का नहीं ये क्या पता होगा, तो किताब लाइए तो हम फिर तो पढ़ देंगे। ऐसा नहीं है। सीखना है तो सत्यजीत राय की तरह से ही सीखना होता है कि मैंने उसे 50 बार देखा और मुझे एक एक शॉट, एक एक कट, एक एक पैनिंग, कहाँ कहाँ पैन किया है, कहाँ कहाँ डिसॉल्व किया है, कहाँ सुपर इम्पोज किया है, मुझे सब पता है उस फिल्म का एक एक। उसी एक फिल्म से मैंने फिल्म बनाना सीख लिया। फिल्म का नेशनल अवार्ड मुझे मिला, एज डायरेक्टर मेरे पास फिल्म का नेशनल अवार्ड है। और मेरी भी पहली फिल्म थी, सेलुलाइट पे 35 mm पे बनी हुई मेरी भी पहली फिल्म थी। वो पहली फिल्म पर कैसे जीती? तो कहीं से सीख लिया था। वो एक फिल्म मैंने, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स एक होता है FTII पुणे में, वहाँ गया था, वहाँ एक शॉर्ट फिल्म देखी थी मैंने, और उसमें जो टेक्निक अपनाई थी उसको मैंने उलट के यूज़ किया। उसकी नकल नहीं की, उसको उलट के यूज़ किया। तो देखकर सीखा जाता है। आपसे पहले जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उसे एक बार नहीं 50 बार देखिए कि कैसे किया है। आप एक एक्सरसाइज के तौर पर करिए कि एक कविता को पढ़िए जो बहुत अच्छी लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी है, हमें ऐसा लिखना चाहिए। उसको एक बार पढ़िए, उसे दोबारा पढ़ लीजिए धीरे से, चाहे तो 3 बार पढ़ लीजिए, और देखता तो आपको सब पता लग जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है, यानी इसका तथ्य क्या है और क्या बात कही है। फिर उसको बंद कर दें और फिर लिखिए उसी कविता को। अब तो मुझे पता है कि इसने क्या लिखा है, तो लिख दीजिए। अब इसे आप देखेंगे नहीं लिख पाएंगे। उसने जहाँ जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया है वो जब तक हमें याद नहीं हो जाएगा हम उसे दोबारा नहीं कह पाएंगे। बहुत लोग चुटकुले सुनाते हैं, किसी को हंसी नहीं आती हालांकि वो वही बात कहते हैं जो चुटकुले में होती है, लेकिन मजा नहीं। और कुछ लोग जब सुनाते हैं तो पूरा हॉल जो है हंसी से गूंज उठता है। तो वो एक कला होती है। जिस शब्द का इस्तेमाल जो जहाँ पर आया है नगीने की तरह, मोती की तरह जड़ा होता है एक अच्छी कविता, उसे अपनी जगह से हटा नहीं सकते। तो हमारी कविताओं में जो कमी है, हम सब की, मेरी भी, कविताओं में जो कमी होती है वो फॉर्म की होती है। बात सबके पास है कहने की। कौन ऐसा है जिसके पास संवेदना नहीं है? कौन ऐसा है जो अपने समय की चीज़ों को देख नहीं रहा? सब देख रहे हैं, और सभी के पास भाषा है और सभी के पास संवेदना है। फिर सब कवि क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उस कला को तो सीखना होगा, और सीख लेने के बाद भी अपना तरीका इन्वेंट करना होगा, आविष्कार करना होगा कि कैसे कहें इस बात को। आप 10 बार कहेंगे तो यकीन मानिए 10 बार फेल होंगे, तो फिर 20 बार कहिए, 50 बार कहिए। हो सकता है 50वीं बार आप सक्सेसफुल, सफल हो जाएं। कविता खून पसीना मांगती है, और एक कवि अपनी जिंदगी में अगर 10 कविताएं भी, आप बड़े बड़े कवियों को देखिए एक कविता से जाने जाते हैं। मुक्तिबोध तो कोई भी कह देगा कि वो अंधेरे में उनकी कविता, एक कविता है वही बताई जाती है। निराला तो राम की शक्ति पूजा के कवि हैं। हर बड़ा कवि एक कविता का कवि है। हम लोग पूरे संग्रह के कवि होते हैं तो उससे काम नहीं चलता। हमें एक कविता का कवि होना पड़ेगा कि वो उस कविता के कवि हैं। उस एक कविता की तलाश में जीवन बीत जाता है, जिस कविता से आपको जाना जाएगा इतिहास में कि ये उस कविता के कवि हैं। जैसे सत्यजीत राय को जाना जाता है कि वो पथेर पंचाली के डायरेक्टर, या ऋत्विक घटक को माना जाता है कि मेघे ढका तारा के डायरेक्टर।
और अगर आपको फिल्म में साउंड ट्रैक का यूज़, कैसे साउंड ट्रैक को यूज़ करें, तो आप मेघना का तारा देखिए। बहुत पुरानी फिल्म है और बहुत पुरानी तरह की साउंड्स का इस्तेमाल है जो बहुत सारा रिपीट हो गया, लेकिन आप कुछ चीज़ें कमाल की हैं जिसको कि आप रिपीट नहीं कर सकते। उस फिल्म की साउंड में आप देखेंगे कि जो उसके मेन कैरेक्टर है एक लड़की, जिसको कि छुपाए हुए है, पूरे घर के लिए मेहनत करती है सबको, और उसको शायद ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, टीबी हो गई है, खांसने में खून आ रहा है, खांसती है खून आ जाता है, और भाई है इसको किसी को पता नहीं कि इसकी हालत क्या है। भाई म्यूजिक सीखता रहता है, क्लासिकल म्यूजिक सीखता रहता है, तो वो लंबी लंबी ताने ले रहा है, ऊंची ऊंची ताने ले रहा है। बहन खांसती है और एकदम देखती है कि रुमाल में खून आ गया है, तो छुपा लेती है उसे। तो खांसते हुए देख करके बहन को भाई आता है, तो कहता है क्या हुआ क्या हुआ, वो देखता है उसके हाथ में, कहता है दिखाओ मुझे। वो दिखाती नहीं, वो उसे रुमाल को देखने नहीं देती, तो वो छीन लेता है, और छीन करके जैसे ही रुमाल खोलता है उसमें खून देखता है, तो साउंड ट्रैक पे वो जो तान ले रहा था ना बहुत ऊंची, वो एकदम से साउंड ट्रैक पे वो तान आती, यानी जो चीख है उसको संगीत की एक तान में बदल दिया उस आदमी ने। आप देखिए, गजब का है। सत्यजीत राय की इसी फिल्म में पथेर पंचाली में, जब वो बहुत दिनों तक लौटता नहीं, घर परदेश चला जाता है, बनारस चला जाता है, बहुत दिनों बाद लौट के आता है, और घर के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए सामान लेके आया है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए है। इस बीच में उसकी बेटी मर गई, एक टीनेजर बेटी, उसके लिए वो साड़ी लेके आया और देख रहा है कि उसकी पत्नी कुछ इमोशन नहीं शो कर रही, बस वो देता है, उसे लेकर रख लेती है। और जब वो साड़ी निकालता है बेटी की, तो उसे तो पता नहीं है कि बेटी नहीं रही, तो कहता है ये उसके लिए। अरे उस वक्त साउंड ट्रैक को सुनिए, उस वक्त रोना या चीख या वो उसका उपयोग नहीं है, म्यूजिक का उपयोग। तो कैसे साउंड ट्रैक को यूज करते हैं, इसको देखना हो तो बड़े फिल्मकारों को देख के सीखेंगे ना। इसी तरह से कविता को कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या टेक्निक इस्तेमाल की है, इसको तो बड़े कवियों की सिद्ध जो कविताएं हैं उन्हें पढ़ करके, पूरी तरह सिर्फ पढ़ के नहीं, आत्मसात करके ही आप सीख पाएंगे। तो जो फॉर्म है वो सबसे बड़ी समस्या हमारी कविता की है, कथ्य समस्या नहीं है। कथ्य सबके पास है, संवेदना की कोई समस्या नहीं है, सब संवेदनशील हैं, सबके पास है। भाषा कोई समस्या नहीं है, सबके पास है। फिर भी सबके पास कविता नहीं, क्योंकि फॉर्म नहीं, शिल्प है और उसका आविष्कार करना पड़ता है। हर कवि को कभी हो जाता है आविष्कार। रोज होते हैं क्या? नहीं होते। एक वैज्ञानिक रोज आविष्कार करता है क्या? नहीं करता। तो ये जैसे मैं आपको बताऊंगा, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है, मशहूर है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। बात तो कह दी कि जानना क्या मतलब होता है। इस जानने का क्या मतलब है
कि तेज प्रताप सिंह जो हैं वो रेलवे के बड़े अफसर हैं और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं कि मेरा नाम नरेश, इस सब से क्या मतलब है? अगर एक इंसान को दूसरा इंसान उसके आशा, निराशा, तकलीफ, दुख से, प्रेम से नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता उसके बारे में। ये सब बेकार की सूचनाएं हैं। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों कुछ दूर साथ साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे। ये क्या कर रहा है, कभी कर क्या रहा है? ये जो नहीं जानता था जानता था, नहीं जानता था जानता था, नहीं जानता था, ये तो म्यूजिक चल रहा है, कोई गाना चल रहा है। इसकी स्थायी पंक्ति है, नहीं जानता था जानता था, नहीं जानता था जानता था, ये लौट लौट के आ रही है। तो ये कैसे ही आ गई? इसकी नकल नहीं। मुझे तो कविता याद हो गई ना, देखिए मैं इसकी नकल नहीं कर सकता। ये हो गई, ये तो उनका इन्वेंशन था, वो कर चुके। उनकी खासियत है, वो ऐसे काम बार बार करते हैं। मैं और भी कविता सुना सकता हूँ, और मैं इस तरह से आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे कविता सीखी जाती है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं है कि इसको याद करके आ जाओ, मुझे खुद याद है। और आप किसी कवि का नाम लें, मैं उसके कोई ना कोई कविता सुना दूंगा। किसी भी अच्छे कवि का नाम लीजिए और मैं कोई ना कोई कविता ना सुना दूं तो फिर मेरी बात का भरोसा ना करिएगा। चाहे आप नीरज का नाम ले लें, किसी पॉपुलर पोइट का नाम, सोम ठाकुर का नाम ले लें, किसी कवि का नाम ले लें, मैं कविता सुना दूंगा। तो बचपन से मुझे प्रेम है कविता से, पैशन है। तो कविता से प्रेम है तो अपनी कविता से ही प्रेम हो ऐसा नहीं है। पहले तो दूसरों की कविता से प्रेम हुआ, तब मेरी समझ में आया कि ऐसे 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 किया जाता है। उनकी एक और कविता सुनाऊं मैं आपको। विनोद जी की एक और सुना। हाँ, विनोद जी की सुना रहा। आप जितनी के होते सुना देना, मुझे सब याद, उन्हें याद नहीं है, मुझे याद है। ऐसा कई बार हुआ। देखिए, संयोग की बात थी कि हम लोग जबलपुर में थे। अब जब हम टीनेजर थे, मैं 18-19 साल का था, तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वो भी एग्रीकल्चर कॉलेज में थे। हाँ, एक बात और बताऊँ मैं, ये संयोग है कि आप कुछ कवियों के नाम अगर हमारे समय के लें, जैसे कि विनोद कुमार शोटी, जैसे कि राजेश जोशी, जैसे कि मेरे ही नाम ले दें, इनमें से कोई हिंदी का एमए नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल जो हैं एग्रीकल्चर साइंस के स्नातक हैं। राजेश जोशी कुछ अपना कार्य में किया है उन्होंने, बॉटनी जूलॉजी वगैरह किसी में एमएससी किया है उन्होंने, और मैंने तो इंजीनियरिंग में ही जो भी किया है वो इंजीनियरिंग में ही किया है, पानी का इंजीनियर हूँ। और भी नाम ले लें आप, विष्णु खरे का नाम लें, तो वो साहित्य तो पढ़े थे, या अशोक वाजपेयी साहित्य तो पढ़े हैं, लेकिन अंग्रेजी साहित्य पढ़े, हिंदी साहित्य नहीं पढ़े। लिखते तो हिंदी में, उनकी भाषा हिंदी है, तो हिंदी में लिखते हैं। तो हिंदी साहित्य में जाकर के कभी नहीं होना बड़ा मुश्किल हो जाता। उससे हिंदी साहित्य में रहकर जो कवि हो जाए तो बहुत बड़ा। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो कविता सुनाता हूँ वो सुनाता हूँ। एक भारी पत्थर एक दूसरे भारी पत्थर पर इस तरह रखा हुआ है कि जैसे अभी अभी गिरने को है। आपने देखे होंगे ऐसे गोल पत्थर मिलते हैं। एक गोल पत्थर एक दूसरे गोल पत्थर पर ऐसा रखा हुआ दिखेगा कि जैसे अभी अभी गिरने को है।
और जो अभी अभी गिरने को है वो कब से नहीं गिर रहा। जो अभी अभी गिरने को है वो प्राचीन है, और ये कितना नवीन है कि उसी के नीचे से निकलने वाली एक पगडंडी पर एक चरवाहा आकर खड़ा हो गया है, उसी के नीचे जो अभी अभी गिरने को है। अब इसको भी, इसका भी मैकेनिज्म, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। जो अभी अभी गिरने को है ये एक पूरी पंक्ति है, देखिए उस पंक्ति को संज्ञा बना दिया है इस आदमी ने। वो बार बार जो अभी अभी गिरने को है क्या है वो आपको बता दिया। एक भारी पत्थर एक दूसरे पत्थर पर इस तरह रखा हुआ कि जो अभी अभी गिरने को है, एक सीन क्रिएट कर दिया। अब अगर जो अभी अभी गिरने को है कब से नहीं गिर रहा, जो अभी अभी गिरने को है वो प्राचीन है, जो अभी अभी गिरने को, जो अभी अभी गिरने को है वो शब्द है क्या, शब्द बना दिया। पंक्ति को, एक वाक्य को संज्ञा बनाने का ये काम हिंदी साहित्य की कविताओं में एक आदमी ने किया, वो उसका नाम विनोद कुमार शुक्ल है। इसको अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो फिर नए इंजन का डिज़ाइन कैसे करेंगे, वो तो आपको देखना सीखना पड़ेगा। भाषा को कैसे बढ़ता जाए कि वो चमत्कार पैदा करे, ये कला है। जो सहज वाक्य है उसको कैसे लिख दिया। और दूसरी बात ये कि ये जो पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जो इससे पहले मैंने कविता पढ़ी, या जो अमिताभ बच्चन की कविता है, आप देख लेना कभी, उसमें आपको पारिभाषिक शब्दावली के शब्द नहीं मिलेंगे, बोल चाल के साधारण जो हम बोल रहे हैं वही शब्द मिलेंगे। मेरे यहाँ भी आपको पारिभाषिक शब्दावली के शब्द नहीं मिलेंगे, उनसे बची। मतलब ये तो मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन अब आपने बुला दिया है और बोलने के लिए कह रहे हैं तो मैं कहूँ क्या, सिवा इसके कि मैं आपको कुछ नमूने देने की कोशिश करूँ कि देखिए इनसे इस तरह से ये किया गया है। जिस कवि को कहिए उस कवि के अंदर कोई खासियत आपको मिलेगी। आप देखें कि मुक्तिबोध को अगर आप पढ़ेंगे, मुक्तिबोध की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, 47 साल की उम्र में शायद उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसमें से 3-4 साल आखिर के तो बहुत बीमारी में रहे वो। तो उनमें से भी 3 साल 4 साल घटा दीजिए तो उनकी उम्र 43 साल रह गई। 43 साल पहले वो जो भी नौकरी पे जाते थे निकाल दिए जाते थे। सूचना विभाग में नौकरी मिली तो निकाल दिए गए, कम्युनिस्ट है, मार्क्सवादी है, हटाओ से। आकाशवाणी में नौकरी मिली तो फिर वहाँ से भी निकाल दिए गए। ऐसा एक आदमी जो जगह जगह काम नहीं मिल रहा हो उसे, और बच्चे हों, परिवार हो, और बड़ा परिवार था उनका, तो बड़ी तकलीफ में उनका जीवन गुजरा, और उसी में उन्होंने जो कुछ लिख सके। तो बहुत सारा उबड़ खाबड़ भी है उनके यहाँ। मातृभाषा हिंदी नहीं थी, मराठी। उनके बच्चे आज भी मराठी बोलते हैं, उनके घर में जाइए, उनके बच्चों के बच्चे जो हैं वो मराठी बोलते हैं घर में, और मराठी भाषी कभी थे। खैर, तो बहरहाल इस बात को ध्यान रखिए कि कविता भाषा में लिखी जाती है क्योंकि भाषा उसको धारण करती है। जैसे फिल्म इमेजेस के थ्रू और साउंड ट्रैक के थ्रू बनती है, लेकिन वो उसकी कला कुछ और है, उसके कट्स, उसकी रिदम। और रिदम के बारे में एक ये भ्रम पैदा हो गया है कि कविता तो अब रिदम का इस्तेमाल ही नहीं करती, और तुकों का तो बिल्कुल ही नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा में रिदम का कोई जगह नहीं है। रिदम छोड़ी उन्हीं ने जिन्हें रिदम बहुत अच्छी आती थी। सबसे पहले ये काम हिंदी में निराला ने किया, सारी दुनिया में हुआ ये। कोई वर्ड्सवर्थ थे और जो भी थे, जो अंग्रेजी के सबसे बड़े कवि थे, उन सब ने, वो सब बाहर आए। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ को बदल देती है ना।
टेक्नोलॉजी ने कोई चीज़ बदलने से छोड़ी हो तो बताइए। हर फॉर्म को बदल देती है। पहले वो गुंबद बनते थे, मीनारें बनती थीं, आर्किटेक्चर देखिए, आर्किटेक्चर बदल दिया, ये डब्बे नुमा घर बन रहे हैं। जब तक आरसीसी का इन्वेंशन नहीं हुआ, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का, तब तक करते क्या हो, तब तक इसी तरह बनाते थे, गोलाकार बनाते थे। और मजबूरी थी, ऐसी फ्लैट रूफ बना नहीं सकते थे। तो टेक्नोलॉजी ने बदल दिया, वो आर्किटेक्चर को बदल दिया, हमारे कपड़ों को बदल दिया, हमारी फिल्मों को बदल दिया, नाटक को, थिएटर को बदल दिया, म्यूजिक को बदल दिया। अब तो सितार बजाने वाले बम्बई के भूखे मरते हैं, वो तो उसको कीबोर्ड पे बजता है। तो बहरहाल टेक्नोलॉजी ने तमाम सारी चीज़ें बदली। जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो याद रखने की मजबूरी ख़त्म हो गई। तो रिदम के साथ और तुकों के साथ कविता क्या पूरा टेक्स्ट याद हो जाता था। पूरी किताब लिखनी और याद भी करानी, तो रिदम के साथ लिखने से वो याद हो जाती थी। कागज़ का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब की बात है, तब से चलती चली आ रही थी। अब जब प्रेस आ गई तो लोगों ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भ्रम पैदा करती है ना। जैसे कि मैं कोई लाइन कहूँ कि मैंने देखा आपको, अब दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन की शुरुआत से अब कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है आपको और बाप को। भाई जो लाइन कह दी है उसके बाद अब शुरू का शब्द आए दिमाग में, तो विचार को बाधा पहुंचा रही है आपको कि मुझे अब बाप को लिखना है। समस्या ये आ गई कि बाप को कैसे लाएं इसमें। मैंने देखा आपको, या फिर जैसे सांप को, या फिर अपने बाप को। तो ये आपको, बाप को, नाप को, ताप को, यह क्या होगा, ये समझ। तो मेरे दिमाग को गड़बड़ा दिया आपने। ये एक समस्या पूर्ति हो गई। उसके बावजूद आप देखेंगे कुछ लोगों ने बहुत ही सुंदर कविताएं इसी बंदिश में रहकर लिखी हैं। लेकिन हम बंदिश में क्यों रहें? रहना चाहें रहिए, नहीं रहना चाहें, लेकिन ये नहीं कि ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ नहीं होता। वो भाषा की खूबसूरती है। रिदम उन्हीं ने छोड़ी जिनको रिदम हाथ में थी। अब जब हाथ में नहीं तो कैसे छोड़ेंगे? ये है हाथ में तो छोड़ दिया। अब कहिए छोड़ दीजिए, अरे है ही नहीं मेरे हाथ में, छोड़ूंगा क्या? रिदम अगर ले लेंगे तो आप देखेंगे कि वाक्यों का प्रवाह जो है, कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, इसको किससे सीखेंगे? आप सीखेंगे उन्हीं से जिन्होंने रिदम को छोड़ा या उपयोग किया। निराला को देखें आप, उनकी कविता है संध्या सुंदरी। दिवसा वसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ये वाक्य है। अब दिवसावसान का समय मेघमय आसमान, ये आसमान कहाँ से आ गया? दिवसावसान, समय, दिवसावसान, मेघमय, ये सारे शब्द तो संस्कृत से आ रहे हैं। दिवसावसान का समय मेघमय, ये आसमान कहाँ से टपक पड़ा? उनके पास नभ था ना, नभ कह सकते थे, नभ नहीं कहा। गगन था, गगन भी नहीं कहा। व्योम था, और तमाम शब्द थे आकाश के लिए। आकाश भी एक शब्द था, लेकिन नहीं, आसमान क्यों आ गया? तो उसकी वजह है ना, दिवसावसान उसका समय है, तो मेघमय आसमान आ रहा है ना। अरबी फारसी का शब्द इसीलिए आ रहा है कि वो ध्वन्यात्मकता उससे बन रही है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी वो संध्या सुंदरी परी सी। अब सुंदरी के बाद ये परी, तो फिर वही अरबी फारसी आ गई उसमें, अप्सरा नहीं आ रही। ये ध्वन्यात्मकता जो है, प्रवाह जो है, रिदम जो है, वजन जो है शब्दों का, ये अब कलाकारी करना है ना, तो फिर कला सीखनी पड़ेगी। मेरा कुल मिला के मतलब
यही है। मैं बहुत बहुत देर तक आपको ये नमूने इसलिए दे सकता हूँ कि बचपन से मैं कविता सीखता रहा हूँ, और अपनी नहीं, दूसरों की, क्योंकि इतनी अच्छी कविताएं लिखी हुई हैं लोगों ने, तो उनसे मैंने सीखा है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे सीखा है। दूसरी बात ये कि जैसे अज्ञेय है, अज्ञेय ने गद्य में कविता लिखी, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि छंद आता नहीं था उनको। छंद में शुरू में बहुत कविताएं की। उनकी कविता है जो नदी के द्वीप, उनका उपन्यास है, उसके मुख पृष्ठ पर छपी हुई है। वो कविता है, दुख सबको मांझता और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है। और ये मांझना शब्द देखिए, वो दोबारा आया कविता में। ये मांझना क्यों? दुख सब पे पड़ता है, ये तो सामान्य बात है, दुख सबको पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं दुख सबको मांझता है। मांझना, रचा लेकर के, जूना लेकर के, और राख लेकर के, और रगड़ देना, और रगड़ते जाना जब तक वो चमचमा ना जाए। दुख मांझता है, ऐसा नहीं है कि हल्के से हाथ लगा के फिरा देता कि दुख पड़ता है, नहीं, दुख मांझता है। और मांझने की क्रिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। अब ये कविता 14 मात्रा के उस विषम ताल में लिखी गई है जो 4 और 3 मात्राओं को मिलकर के बनती है। ये दीपचंदी ताल कहलाती है, तबले पे बजती है, और जब मृदंग पे बजती है तो इसको धमहारिया, ऐसा कुछ, उसका मैं नवीन बताऊंगा आपको। जो साधारण तालें हैं ना, जैसे कहरवा ताल सबसे आसान होती है, धागे नटे नटे दिने, धागे नटे नटे दिने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चों के सारे गीत आपको इसी में मिलेंगे। सारे बच्चों को कोई गीत याद हो तो मुझे बताइए, वो इसी कहरवा ताल में, वो बच्चे हैं। हरा समंदर मोती चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, बाबा बाबा आम दो, आम है सरकार के, हम भी हैं दरबार के, अक्कड़ बक्कड़ दो एक टक्कर, दागिना तिनक दिन, दागिना तिनक दिन, हमटी डमटी सैटोने वाल, हमटी डमटी एलिग्रेट वाल। ये सारे जो फ्रेंच में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, स्पेनिश में पढ़ेंगे, यही चलेगा। दागिना तिनक दिन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही ताल आपको मिलेगी। ये 4 मात्रा की ताल है। इसके बाद एक दादरा कहलाती है, धादीना तीना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये अलग ताल है। 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 1 2 3 1 2। खैर, इसको अब इन 4 को और 3 को मिला के एक ताल बना दी तो थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसमें ये कविता लिखी गई है जिसको हम गद्य में लिखा हुआ समझ रहे थे, मैं भी समझ रहा था गद्य में लिखी। इसका नमूना मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों को छोड़ दिया है उन्हें देख तो नहीं कि छोड़ा क्या है, उससे प्रवाह आएगा आपके पास और ध्वन्यात्मकता आएगी। देखिए, दुख सबको मांझता है,
लेकिन जो छोड़ दिया उसे, उसके कोई गुण भी तो थे। तो अक्सर मेरे बारे में मेरे कुछ साथी तारीफ में कह देते हैं कि नरेश सक्सेना का पाठ बहुत अच्छा है। तो पाठ कैसे बनेगा जब तक आपके भाषा में, वाक्य में प्रवाह नहीं आएगा। एक खराब कविता का अच्छा पाठ संभव नहीं है, अच्छी कविता का खराब पाठ संभव है, लेकिन खराब कविता का अच्छा पाठ संभव नहीं है। और खराब हो जाएगी, ज्यादा जोर लगाएंगे जैसे अभी आपने चुनाव में देखा होगा, जिन लोगों ने ज्यादा जोर लगाया आखिरी वक्त में, है ना, जब देखा कि अब गड़बड़ हो रही है, जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया, ज्यादा ड्रामा करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि और बिगड़ गया मामला। तो खराब वक्तव्य का अच्छा प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है। तो अभी तक तो चल ही रहा था। तो ये जो और शब्दों का मितव्ययता से इस्तेमाल करना, कम से कम शब्दों का। और जो मैंने बात, मेरी एक कविता बहुत आसान है और बहुत लोगों को मेरे नाम से जानते हैं उस कविता को। अच्छा, वो वाली कविता वो है, पुल पार करने से पुल पार होता है। और ये क्या बात है? तो होता ही है, सेतु। ये तो ऑब्वियस का स्टेटमेंट है कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है? लोहा लंगड़ पार हो जाता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है न नदी पार होती। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। अब ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है। सिर्फ इसमें यह है कि एक रूढ़ी बन गई थी कथन की कि पुल पार कर लिया तो नदी पार कर लिया। नदी को तो छुआ भी नहीं, नदी को तो जानते ही नहीं। नदी में जाएंगे तो हो सकता है मगर घड़ियाल पकड़ दे, हो सकता है उसमें जो भंवर हो डुबो देगा आपको। नदी तो ये नदी खतरनाक चीज है। नदी कैसे पार कर लेंगे? पुल पार करने से पुल पार करने नदी पार नहीं। लेकिन अब इसकी संरचना को आप देखेंगे, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको बहुत गरियाया गया है। हमारे आलोचकों ने कहा शिल्प की चर्चा क्यों करते हैं? ये तो रूपवाद है, और रूपवाद तो बहुत खराब चीज होती है। असल चीज तो कच्चे है, लेकिन कच्चे मिट्टी है, उसकी सुराही बनानी है तो उस कला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना कला के मिट्टी मिट्टी रहेगी। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि शिल्प का ध्यान करिए। इसको अगर आप स्टडी करेंगे, इसमें पार शब्द का अब जरा गिनती करना शुरू करिए। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। फिर पूरी पंक्ति फिर लौट के आती, नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है? लोहा लंगड़ पार हो जाता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है न नदी पार होती। मेरे ख्याल से 10 पंक्तियों की कविता है तो कम से कम 10 बार पार शब्द है, और 4 बार नदी में धंसे बिना, नदी में धंसे बिना, नदी में धंसे बिना, 4 बार। अब कितना इस्तेमाल करेंगे एक वाक्य को? तो वो जो स्ट्रक्चर है पोएम का,
वो उस कविता को कविता बनाता है। स्ट्रक्चर की स्टडी अगर नहीं करेंगे, यही मैं बात सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, बाकी आपको खुद करना है, खुद समझना है। अच्छी कविताओं को सेलेक्ट करिए और उनके रचना, जिसको संरचना का इस्तेमाल तो हम कहते हैं। कविता का मेरा अपना जो है वो ये कि कविता का जो पहला टेस्ट वो है सूक्ष्म होना। सूक्ष्मता यानी कम शब्दों में ज़्यादा कहने की बात। अगर सूक्ष्म नहीं है तो कविता तो है नहीं, और कुछ होगा। लेख होता है इतना बड़ा, कहानी उपन्यास तो बहुत बड़ा होता, तो कविता तो नहीं होता वो। और उपन्यास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, कथा अपने आप में, लेख अपने आप में, वो काम कविता नहीं कर सकती। लेकिन अगर कविता करनी है तो उसे सूक्ष्म होना, थोड़े से में ज़्यादा कहना है। पहला टेस्ट तो ये। दूसरा है टेस्ट उसको सुंदर होना। अब सुंदर कैसे होगी? क्योंकि सुंदर किसी एक चीज़ से सुंदर नहीं होगी। सौंदर्य का उसमें ध्वन्यात्मकता होगी, उसमें लयात्मकता होगी, उसमें प्रवाह होगा, उसमें कल्पनाशीलता होगी, उसमें बहुत कुछ होगा, तब वो सुंदर बनेगी। सुंदर और रमणीय मतलब ये बार बार, जब तक रमणीय नहीं होगी तब तक स्मरणीय कैसे होगी? स्मरणीय होने की तो रमणीय होना। और अंत में उसका जो अंतिम चरण है वो है संवेदना, जो आपको संवेदित करे। अगर वहाँ संवेदना तक नहीं पहुँच रही तो कुछ कम, थोड़ा सा पहले रह जाती है, कविता फिर भी होगी। तो ये जो कविता का सफ़र है और कविता की संरचना है, जिसके बारे में भ्रम फैला दिया है कि वो रूपवाद है और उसकी संरचना के बारे में कोई बात मत करिए। उसी से कविता संभव होगी, उसके बिना कविता संभव नहीं होगी। हर कला बिना रूपवाद के संभव नहीं होती। कोई कला हो, संगीत हो या पेंटिंग हो, रूप तो होता ही है। रूप के बिना कोई चीज़ होती नहीं। फॉर्म के बिना तो वो उपयोगिता ही नहीं होती उसकी कोई। फॉर्मलेस कोई चीज़ नहीं होती। मैं इस फ्लैट इस पर रख कर पानी दूँ तो आप पी लेंगे क्या? नहीं पीते। इस पर पानी नहीं पी, उसके लिए तो ऐसा होना होगा। तो ये हर चीज़ का फॉर्म होता है। और कविता का तो निश्चित रूप से वो बहुत जटिल चीज़ है, साधारण चीज़ नहीं है कविता को के बारे में। और मुझे लगता है कि आप सब लोग इतने समझदार, पढ़े लिखे, मैंने इसको पढ़ा थोड़ा सा, नहीं मुझे पहले मिल गई अभी दिन में। इसमें अच्छी कविता, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, भाषा है, इसमें आइडियाज़ हैं, इसमें विचार हैं, इसमें बहुत तरह की और वो ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे कविता संभव होती है। फिर भी पूर्ण रूप से कोई कविता हो अभी मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो उसे होने के लिए तो उसके संरचना पर आपको काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं। और ये संग्रह भी बता रहा है कि इसमें बहुत कुछ आपके पास है। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है। और मुझे अच्छा कई चीज़ें बहुत अच्छी लगी। अभी थोड़ा सा ही पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, तो बहुत चीज़ें हैं। मशाल कविता खुद अच्छी कविता है। किसकी है ये? सारिका भूषण की। तो मैं और ज़्यादा क्या कहूँ आपसे? कहने को तो मैं बहुत देर तक बहुत सारी बातें कहता हूँ। कविता के बारे में मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। और आप बताएं। और मैं कहूँगा अमिताभ जी हैं तो इनका फ़ायदा उठाएं, हम लोग कुछ करते हैं, सुने इनसे। और मैं तो इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, मैं तो इनको युवा समझता था। इनसे मुलाकात पहली बार हो गई शायद। एक नहीं, पिछली बार मुक्तिबोध वाले ये मैं आपको सुना था, विज्ञान पे मुक्तिबोध। अच्छा, वह विज्ञान पर। अब ये जो बता रहे हैं मुक्तिबोध और विज्ञान, आप देखेंगे मुक्तिबोध के उसमें विज्ञान के संदर्भ भरे पड़े हैं। अब आप पूछें मुक्तिबोध से विज्ञान का क्या संबंध?
हालांकि उसको उतना उपयोग वो नहीं कर पाए। उनकी जो एक ये कथन जो है वो हालांकि मुक्तिबोध से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि कथन आइंस्टाइन का है कि देखने से दृश्य बदलता है। अजीब लगेगा, देखने से दृश्य बदलता है। आप अभी जिस मुद्रा में बैठे हैं, अगर मैं देखने लगूं इनको पता लग जाए कि मैं देख रहा हूं तो मुद्रा बदल जाएगी। बदल गई। हाँ, तो ये कितना सरल वाक्य है कि देखने से दृश्य बदलता है। हाँ, दृष्टि दृश्य को बदल देती है। एक मैदान में अगर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और अगर उनके समर्थक या उनके पक्ष के लोग आगे जाएं तो फिर उनका खेल बदल जाएगा, उनका खेल ही बदल जाएगा। क्या हमारे देखने वाले आ गए तो करना है। तो लेकिन उसके पीछे, इस वाक्य के पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो देखने के लिए, हमारे आंखों से देखने के लिए ज़रूरी शर्त ये है कि जो फोटोन है, जो लाइट है, वो जा कर के और उस पर टकराए। किसी भी चीज़ पे हम ये देख रहे हैं ना, तो ये जाके लाइट के जो फोटोन से टकरा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं हमारी आँखों में और आइरिस के ज़रिए वो प्रवेश कर रहे हैं और फिर भीतर जो रेटिना है, रेटिना पर वो एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ से फिर ऑप्टिक नर्व अपना काम कर रहे हैं। वो तमाम मैकेनिज्म है पूरा। लेकिन शुरुआत यहाँ से है कि फोटोन जो है वो जाकर के चीज़ पर टकराएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन बेचारा इतना छोटा दिखता तो है ही नहीं, उस पर जाकर के जब वो टकराएगा फोटोन तो उसको डिस्टर्ब कर देगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो आपको डिस्टर्ब चीज़ दिखेगी, जो स्थिति उसकी थी वो तो नहीं दिखेगी, और जिस गति से वो घूम रहा था वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर गति पर ध्यान देंगे तो जो उसकी स्थिति है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, और अगर स्थिति को रिकॉर्ड करेंगे तो गति में गड़बड़। तो खैर उसके लिए फिर तरीके निकाले अपने। तो ये जो है कि देखने की जो प्रक्रिया है हमारी, उससे दृश्य जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो वो हमारे साधन ही नहीं है। जब क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई तब ये बेस्ट, तब इस तरह की बातें शुरू हुई जिसने आइंस्टाइन को परेशान किया और आइंस्टाइन ने उसका विरोध भी किया कुछ हद तक। तो ये कि जितना हमारे पास ज्ञान है, वो जितना ज्ञान है वो सब कम है कविता के लिए। तो ये मत समझें कि हमारी तो परिभाषाएँ उल्टी सी बनी हुई हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। किसी ने इसको क्वेश्चन ही नहीं किया, आज तक पढ़ाई जाती है। आज भी देखता हूँ किताबों में वही मिल जाता है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अब आपने जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है, हीट इंजन्स पढ़े हैं, क्या वो ज्ञान राशि नहीं है? वो भी तो ज्ञान राशि है। हमने गणित की किताबें पढ़ी हैं, तो उनमें ज्ञान नहीं है क्या? वो भी ज्ञान राशि है। साहित्य है क्या वो? साहित्य तो नहीं। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य नहीं है। गड़बड़ है। यहाँ साहित्य समाज का दर्पण है। वे दर्पण तो सतह को ही दिखाता है। अगर हमें भीतर प्रवेश करना तो वो दर्पण दिखा रहा है। अगर वो दर्पण ही दर्पण है और उतना ही दिखा रहा है जितना सतह पर है, तो वो बहुत ही साधारण किस्म का दर्पण है। साहित्य बहुत बड़ा दर्पण है, वो भीतर तक खबर लेके आता है। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हमारे यहाँ कभी उसको ऑब्जेक्टिवली क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया और उसको परिभाषाएं सही बनाई नहीं हैं। इसको क्रिटिकली एग्जामिन हमेशा करते रहिए। और आप सब लोग जो हैं सभी बहुत साधन संपन्न, बहुत संवेदनशील, बहुत जागरूक
और बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, और ये उसका प्रमाण भी है। अब फॉर्म पर अगर आप काम करेंगे तो मुझे निश्चित रूप से, कि मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ लोग अगर फॉर्म पर काम करेंगे और कविता को पढ़ के छोड़ नहीं देंगे। किसी अच्छी कविता को अगर आपने पढ़ा तो उसे छोड़ न दीजिए, वो तो फिर आपके अंदर उतर जानी चाहिए। वो काम आप करेंगे तो फिर आप अपना भी फॉर्म ईजाद कर सकेंगे। हर कविता अलग फॉर्म की ईजाद मांगती है। वो रिपीटिटिव जो होता था पहले तुकों से, वो भी एक तरीका था, तो वो थोड़ा सा विचार को बहकाने वाला तरीका तो है, लेकिन वो एक तरीका है। और उर्दू की तो तमाम सारी कविता आज भी उसी में लिखी जा रही है, और मैं कभी कभी उसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं प्रोज में लिखता हूँ, जैसे कोई जो कविता सुनाई अभी आपको मैंने, वो प्रोज में सुनाई, लेकिन मैं आपको 2 कविताएं और सुना के ख़त्म करता हूँ अपनी बात, ताकि वो सिर्फ फॉर्म के लिए। राजेश जोशी की आप कविता पढ़ेंगे ना, काम पर जा रहे हैं बच्चे, तो उसमें आप यही देखेंगे, जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें आपको नज़र मिलेगी। क्योंकि वो कहते हैं काम पर जा रहे हैं बच्चे, फिर कहते हैं काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, फिर अंत में कहते हैं फिर भी काम पर जा रहे हैं बच्चे। ये जो काम पर जा रहे हैं बच्चे रिपीट हो रही है किसी खास वजह से। बीच में कहते हैं क्या उनके खेल खिलौने, उनके खेल के मैदान, रंग बिरंगी किताबें किसी काले पहाड़ के नीचे दब गई, जो कि नहीं दबी। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, ये भी कहते हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा। वो उससे पहले कहते हैं फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है। अगर ये सब नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गई हैं बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने, किताबें, उनके मदरसे, उनके खेल के मैदान सब खत्म हो गए हैं क्या, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। लेकिन इससे भी भयानक है ये, इससे भयानक से भयानक ये है कि सब चीज़ें हैं अपनी जगह हस्ब मामूल, फिर भी काम पर जा रहे हैं बच्चे। जिन बच्चों को खेलना था खिलौनों से, जिन बच्चों को रंग बिरंगी किताबों से पढ़ना था, वो काम पर जा रहे हैं। ये करता है वो कैसे कहा ये बात, ये तो बहुत सरल बात है ना कि बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन कोई बच्चे पढ़ नहीं पाते। कैसे कहा है ये, कैसे कहना ही कविता की प्राण जो है वो तोते में बसते हैं। वो तोते को पहचानिए। तो मैं आपको 2 छोटी कविताएं इसी फॉर्म के लिहाज से ही मैं बताता हूँ। देखिए, ये कविता, इसका शीर्षक है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अरे उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। ये संगीत जो अगर आपने छोड़ दिया तो कविता के स्ट्रक्चर में कुछ छूट जाएगा। एक कविता आखिरी सुनाता हूँ आपको। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, इसका शीर्षक है इस बारिश में। जिसके पास चली गई मेरी जमीन,
उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। वाह, सुनो वाह, उन्हीं के पास मेरा खेत चला गया। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं, गिरती हैं, कूकती हैं कोयलें, उसी के उसी लिए, के लिए जमीन उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सौंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आधा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई, जिसके पास चली गई मेरी जमीन। अब कथन क्या है, कच्चे क्या है, जिस पर कच्चे पर हमारे आलोचक बहुत जोर देते हैं। कच्चे ये है कि जिसकी जमीन चली गई उसके पास क्या बचा, उसके पास से तो सब चला गया। लेकिन इसको कहा कैसे है, उसने ही तो इसे कविता बनाया। और क्या इसका ऐसा पाठ संभव था? अगर मैं शब्दों को नाप तोल करके नहीं मैंने लिखा होता, अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आधा नक्षत्र नहीं, गजरी मल्हार नहीं, ये संभव नहीं, सहज भाव तो संभव नहीं है। इस पर कुछ काम करना पड़ता है, भाषा में आपको कुछ करना पड़ता है। अगर खास तरह का की रचना बनानी है तो उस पर काम करना पड़ेगा और कुछ ईजाद करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरी कविता कॉन्क्रीट है, आप सब जानते हैं कि चीजें जगह घेरती हैं, लेकिन वो कविता क्या कहती है? वो कहती है चीजें जगह छोड़ती हैं। अरे वाह, मैं बड़ी अजीब बात कहती हूँ, चीजें जगह छोड़ती हैं, चीजें जगह घेरती हैं। लेकिन ये कविता कहती है चीजें जगह घेर छोड़ती हैं। आप कहें तो सुनाइए। सुनाइए सर। क्योंकि वक्त हो रहा है और इलेक्शन के फोरकास्ट आ रहे हैं। गिरना तो लंबी है। गिरना सुना सकता हूँ, मेरे पास है, मैं ले आया था इसलिए कि बहुत लोग कहते हैं कि गिरना सुनाइए। गिरना अच्छा लगता है, तो वो इन्वेंट करना होगा। बहरहाल ये तो मुझे याद है इसलिए मैं सुना देता हूँ। गिरने में लंबी है, 4-5 पेज की कविता है, हालांकि वो मुझे याद है। 4-5 पेज में से पढ़ूंगा तो 4 पेज तो फिर भी याद होंगे। लेकिन जब उस पर आप एक और मेरी कविता है, ये बढ़िया काम। तो अब देखो आपका एक कविता मेरी यहाँ पर ये लोधी रोड पर जो क्रेमेटोरियम है उसमें लिखी हुई है। लोधी रोड के क्रेमेटोरियम में तो वहाँ रची आपने उसे? नहीं, वहाँ लिखी हुई है दीवार पे। अच्छा, किसी ने बताया मुझे। और वही कविता देहरादून के शमशान में भी लिखी हुई है। वाह। हाँ। कविता अपनी जगह बना लेती है। मतलब एपिटाफ की तरह। वो चली जाती है। हाँ, आपसे क्या मतलब? मैं उसे शमशान लेके नहीं गया था, लेकिन वो देहरादून वालों ने पहुंचा दी गई। उसमें मेरा नाम नहीं लिखा। देहरादून में तो मेरा नाम नहीं लिखा उस पर। देहरादून में नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड बाय ONGC। लेकिन चूंकि लोग जानते हैं कि मेरी कविता है तो बताया उन्होंने कि आपकी कविता, तो वहाँ लिखी हुई है। मैंने अच्छा खैर, तो मेरी समझ में ये हम लोग की आखिरी मुलाकात तो नहीं है ना? तो दोबारा मिलेंगे और फिर आपसे बेहतर कविताओं की उम्मीद लेकर मिलेंगे। हाँ, रखिए। और वो कविता है कॉन्क्रीट। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं। आपने देखा होगा गुच्छा इस तरह से निकलता है कलियों और फिर वो जब खिलता है दूर हो जाता है। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं।
और जगह छोड़ देती हैं गिट्टियाँ। आपस में चाहे जितना सटें, जितनी जगह खुद घेरती हैं ठीक उतनी ही अपने बीच खाली छोड़ देती हैं, वाह, जिसमें भरी जाती है रेत। और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना भींचें, अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देते हैं। उसी में तो भरी जाती है सीमेंट। वाह, सीमेंट कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती है खाली जगह। अरे उसी में तो समाता है पानी, वाह, और पानी में भी खाली जगह। खैर से छोड़िए, इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। वाह, बहुत वाह। तो पूरा विज्ञान ही है। पूरा विज्ञान। तो ये जो है कि जगह विज्ञान घेरना, बोल रहा है कविता में। सारी जगह घेर दो, ये हमारी जगह है तो रिश्ता नहीं बनेगा। कंक्रीट जो है वो तभी बनती है जब गिट्टियाँ जगह छोड़ती हैं अपने बीच में और दूसरी चीज़ों को आने के लिए। और उससे एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में भी अगर शिशु नहीं आता और उसकी जगह नहीं छोड़ते आप, तो फिर रिश्ता टूट जाता है। तो खैर इस पर और बात कर सकते हैं। और मुझे तो जिस चीज़ से प्रेम है उसमें जितनी बात कहें उतनी देर तक मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये हो कि कविता से प्रेम तो है लेकिन कविता पता नहीं है, मतलब कि हमको मोबाइल चाहिए या किताब चाहिए या कॉपी चाहिए, उसके बिना हमें कविता अपनी पता ही नहीं, तो फिर अपनी कविता से भी प्रेम नहीं, ये समझिए। अगर आप कहें कि मुझे फलां से प्रेम है और मैं कहूँ कैसा है वो, मैं कहूँ ये तो मुझे पता नहीं, फोटो दिखाओ तो प्रेम नहीं है। पहली बात तो ये कि प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो आपको एक एक रेशा रेशा पता होगा उसका कैसा है। तो प्रेम है, और बिना प्रेम के कविता कोई कला, दुनिया के कोई काम बिना प्रेम के संभव नहीं होता। तो इस प्रेम के बारे में मैं 80 साल की उम्र है तो कम से कम 7-8 घंटे तो बात कर ही सकता हूँ। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी, आप मंगलेश डबराल हैं मेरे प्रिय जितने कवि हैं जिनके आप नाम असद जैदी हैं और जो लोग हैं, राजेश हैं,